हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 जुलाई को दृष्टि मेंटरशिप का टेस्ट होने वाला है। तो आज उसी टेस्ट को मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूं। देखिए, इसमें 4 पारियों में टेस्ट होना था। तो मेरा जो शिफ्ट था वो सेकंड शिफ्ट थी, और इसमें पार्ट बी या कहें कि सेट बी मुझे मिला था टेस्ट पेपर। ठीक है। तो मतलब लोगों को इंतज़ार होगा कि कैसा टेस्ट आता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है, क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स को। तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं जिसमें कि वो ये सब चीज़ें अगर एनालाइज करना चाहें, जो नॉन दृष्टि स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने नहीं दिया दृष्टि के स्टूडेंट्स, और मतलब कैसे संस्थान तैयारी करवाता है, उसका क्या स्टैंडर्ड रहता है। तो उस संदर्भ में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की सोची। तो देखिए, मैंने जब टेस्ट दिया तो आज के टेस्ट में मैंने 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए टोटल। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि मतलब मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक, जब मतलब जैसे लगता है ना कि ये वाला तो मेरा ठीक ही है, तो उस टाइप के मैंने कितने क्वेश्चन फाइनल किए कि मेरे कितने क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही हैं। तो वो भी अगर आप सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी सेंटर पर हों, टेस्ट आपके लिए सेम रहेगा। ठीक है। तो जो 11 बजे वाली शिफ्ट में स्टूडेंट थे वो अपना मतलब आंसर इससे मैच कर सकते हैं। जो मैंने लगाए हैं सही सही वाले, वो लगभग 99% वो ठीक ही हैं। एक आध क्वेश्चन होगा जो मुझे ठीक लग रहा है और संस्थान उसको गलत मान ले। अदरवाइज सभी क्वेश्चन जो मैंने अभी तक टिक किए हैं, रेड पेन से मार्क किए हैं, वो ठीक ही हैं। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो आज आया वो सिंधु घाटी सभ्यता से था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन वैसे मेरा ठीक ही लगा है, मुझे लग रहा है सी इसका आंसर होना चाहिए, फिर भी मैंने इसको डाउट में रखा है कि जो इसका पहला स्टेटमेंट है कि ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यहाँ तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो वर्चस्वशाली तो नहीं था धार्मिक तत्व, बट फिर भी देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। सेकंड का आंसर मैंने बी लगाया। देखिए, थर्ड का बी लगाया, अशोक के अभिलेखों से संबंधित था। चौथा सातवाहन वंश से संबंधित क्वेश्चन था। पांचवा गुप्ता से संबंधित था। छठवां क्वेश्चन शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था से। सातवां क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। इसके बाद में कुछ संस्थान थे, कुछ संस्थाएं दी थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उनका कालक्रम बताना था, क्रोनोलॉजी पूछी थी उनकी, है ना। इसके बाद में ज्योग्राफी के क्वेश्चन केरल और उसके मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में था कि केरल में कोई भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है और मध्य प्रदेश में कोई भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ताप्ती और नर्मदा दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन मेरा गलत हो गया आई थिंक, क्योंकि इसमें केवल 2 स्टेटमेंट मैंने लगाए हैं और पहला स्टेटमेंट वो राइट है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि ये रॉन्ग है, बट मैंने जब घर आके मैच किया अपनी बुक से तो ये स्टेटमेंट उसमें दिया था, तो ये मेरा गलत हो गया। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन भी आई थिंक ठीक है। 12वां क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। फिर गन्ना उत्पादन, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं कैसे मैंने गलत कर दिया। उपोष्ण और मतलब गन्ना का उत्पादन से संबंधित है कि उसकी उत्पादन की दशाएं कैसी होनी चाहिए, जलवायु दशाएं, है ना। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, ये भी ठीक था। मैं यहाँ पर कंफ्यूज होगा। 75 to 150 सेंटीमीटर जो एनुअल रेन होती है प्रेसिपिटेशन, उसके लिए अनिवार्य, मैंने लगा कि गेहूं के लिए ज़रूरी होती है, जबकि गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है आई थिंक, क्योंकि इसमें जलोढ़ और लावा मृदा की, जो काली मृदा होती है, उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। चौथा क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये भी जियोग्राफी से ही संबंधित है। महासागरों के पश्चिमी और पूर्वी किनारे कब गर्म होते हैं, कौन सी हवाओं से प्रभावित होते हैं। फिर ये प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। अपसारी और अपसारी सीमा, सिंपल क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी मिड ओशनिक रिज है, उसके संबंध में है कि भाई अभी भी निर्माण एक्सपेंशन हो रहा है, तो मिड अटलांटिक रिज है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अपसारी प्लेट सीमा पर या अभिसारी पर, है ना। तो ये अपसारी पर पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों प्लेटें दूर हटती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं, तो फिर लावा का उद्गार होता है और वही लावा ठंडा होकर
एक पर्वतनुमा संरचना बना लेता है महासागर में, जैसी अटलांटिक में बनी हुई है, लगभग 16,000 किलोमीटर लंबी, है ना। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन, ये इसको हम पॉलिटी का भी मान सकते हैं, इसको हम हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, और उसमें कौन से ट्रांसफर्ड और कौन से रिजर्व लिस्ट में सब्जेक्ट शामिल थे, तो उनसे संबंधित एक क्वेश्चन ये प्रस्तावना। ये अभी मैंने परसों ही वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, तो उसमें मैंने डिटेल से ये चीज़ कवर की थी, और मैंने बताया भी था कि यदि कहीं पर भी ना केवल मैंने इसके लिए कि मेंटरशिप के लिए बताया हो, मैंने यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए, और कि कौन कौन से प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता हैं, समानता हैं। तो ये अगर चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से टिक कर लेते हैं। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद है। ये क्वेश्चन अगर जब मैं मतलब अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरा प्राइमरी फोकस इसी पर गया था कि 1 और 3 सही है, बट लास्ट में यही है ना कि लालच कर जाते लोग। तो इसमें जैसे कि 263 के तहत तो गठन हुआ ही था, अनुच्छेद 273 के तहत, है ना। और तीसरा सिफारिश सरकारी आयोग ने की थी। ये दोनों मुझे स्टेटमेंट सही लग रहे थे, तीसरा स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रहा था। बट ये तो ठीक है कि जनता दल सरकार ने इसका गठन किया था, लेकिन 1992 में नहीं, 1990 में गठन किया था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसके बाद में ये आर्टिकल 1 से मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, परिसंघ नहीं, है ना, फेडरल नहीं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन था विधि के शासन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। फिर आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन है कि कौन सा इसके संबंध में सही नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कि मूलाधिकार है, मूलाधिकार कैसे हो सकता है, अनुच्छेद 44 मूलाधिकार की बात ही नहीं करते। मिश्र तत्व, मिक्स्ड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। हेजिंग क्या होती है, हेज फंड वगैरह, इनसे संबंधित क्वेश्चन। फिर इसके बाद में साइक्लिक इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आया इसमें। जो है लिक्विडिटी फ्लो से संबंधित आया कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था में, इसके क्या परिणाम, मतलब किन किन कंडीशन में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, है ना, लिक्विडिटी फ्लो बढ़ेगा मार्केट में किन किन कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन आया पूंजी कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार से संबंधित क्वेश्चन आया। एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इनसे संबंधित क्वेश्चन। फिर निवेश मॉडल से संबंधित क्वेश्चन जो मैंने मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद में ये शब्द स्पेस ब्रिक्स क्या है, मतलब तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वैसे इसका थोड़ा सा ही अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर निकल आएगा। मैंने इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन कभी भी अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। जनवरी के आसपास की न्यूज है, जनवरी 2025, बट मैंने इसको अभी पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कॉमन सेंस अगर चारों अपन ऑप्शन पढ़ेंगे तो आराम से निकल आता। टेली रोबोटिक्स, ये भी आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था। टेली रोबोटिक्स ये भी शायद मार्च की 2025 की न्यूज है ना। भारत ने अपना पहला टेली रोबोटिक्स विकसित किया है ना। इसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित, नैनो तकनीक के संबंध क्वेश्चन है, ठीक है। ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, AFRT से संबंधित क्वेश्चन। IVF से क्वेश्चन है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से। 3 पेरेंट बेबी से क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने देखो वीडियो बनाई थी अभी दृष्टि मेंटरशिप के संबंध में 5-6 दिन पहले, मैंने बताया था कि अभी इन्होंने मेन कोर्स में बोला है कि 4 ही सब्जेक्ट हम GS के पूछेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, है ना। और इन्होंने ना तो साइंस टेक डाला था और ना इन्होंने अपना इन्वायरमेंट डाला था। तो जो करंट के टॉपिक थे वो इन्होंने इन्वायरमेंट और उसमें ऐड कर दिए साइंस टेक्नोलॉजी में, है ना। तो मैंने ये बोला भी था कि साइंस टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होंगे, है ना। तो देखो भाई इन्होंने बनाया भी उसी टाइप से क्वेश्चन। टाइगर रिजर्व किस उसमें स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है कि भाई 58, 59 अभी टाइगर रिजर्व इंडिया में हो गए हैं, तो इनमें से कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है और कितने में नहीं है, तो ये हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन इन फ्यूचर यूपीएससी भी बनाए तो कोई मतलब शौक नहीं होना चाहिए हमें, है ना। UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। बैड ओजोन क्या है, गुड ओजोन क्या है, तो बैड ओजोन का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि बैड ओजोन कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है और उसका क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन है ये कराची अधिवेशन 1931 का, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर एक और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। भारत जर्मनी के मध्य जो टाइप हुआ है अभी 2025 में, जब प्रधानमंत्री गए थे जर्मनी यात्रा पर, तो वहाँ पर भी कुछ डील हुई थी, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन है।
इसके बाद में क्वेश्चन है अमेरिका चाइना जो ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उससे संबंधित करंट अफेयर का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट इनकी जो दृष्टि की मैगजीन आती है उसमें ही ये क्वेश्चन कवर हैं, तो वहाँ से इन्होंने बनाए हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद में ये विश्व के हालिया चर्चित स्थल उनका विवरण, अपिया, नजाका झील, फेवा झील किस कारण चर्चा में रहे। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो हाँ रिस्क मैंने लेने की कोशिश नहीं की कि मैंने कि फालतू में गलत हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए कभी कभी। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में क्या गलत है या क्या सही नहीं है, तो ग्लोबल साउथ का क्वेश्चन, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादातर ग्लोबल साउथ के बारे में चर्चा में बहुत ज़्यादा रहते हैं विश्व में, है ना, कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनी हुई है इंडिया, तो वो उसके संबंध में क्वेश्चन है। इसके बाद में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई से पर 2023 नवीनतम, तो उसमें कौन सा जो 3 राज्य हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र को ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को कवर करते हैं, है ना, तो इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 लार्जेस्ट स्टेट हैं। इसके बाद TPU, है ना, टेंस प्रोसेसिंग यूनिट है, इससे क्वेश्चन था। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन, वो तो ये क्वेश्चन तो आना ही था इस टाइप का। इकोनॉमिक सर्वे से जरूरी नहीं कि यही, लेकिन कोई भी आना था इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा था, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में ये AI अभी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, बहुत ज़्यादा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बोलबाला है पूरे विश्व में, तो इससे संबंध में कौन कौन से अभी शिखर सम्मेलन हुए उस टाइप का इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। 2023 का शिखर सम्मेलन, AI शिखर सम्मेलन, 24 का, 25 का। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक जो मिस इन्फॉर्मेशन दी वो ये कि ब्लेचली पार्क AI शिखर सम्मेलन 2023 में तो हुआ, ठीक है, लेकिन वो USA में नहीं हुआ था, वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। पेरिस AI शिखर सम्मेलन फ्रांस 2025 राइट था। सियोल AI शिखर सम्मेलन सेकंड था, ये फर्स्ट था। ब्लेचली पार्क AI शिखर सम्मेलन 2023 में AI के संबंध में पहला शिखर सम्मेलन था। इसके बाद में सेकंड था सियोल जो कि दक्षिण कोरिया 2024 में, और ये थर्ड पेरिस AI शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में हुआ वो 2025 में। इसके बाद में ये रिपोर्ट पूछ ली इन्होंने, मतलब रिपोर्ट तो नहीं, जो IST रूल्स हैं अभी नए अपडेट किए हैं, तो वो कौन अपडेट कर रहा है, तो NLP जो राष्ट्रीय अपना नेशनल NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इसरो दोनों मिलके इसको क्वेश्चन को हम बिना पढ़े भी, मतलब अगर कॉमन सेंस थोड़ा अगर अपन ने अपना सिलेबस अपन ने पढ़ा है, तो DRDO के बारे में अगर आपने थोड़ा ही पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे, क्योंकि DRDO का मुख्यतः काम क्या है, डिफेंस से रिलेटेड जो अपने वेपन्स हैं, जो भी हथियार वगैरह हैं उनको तैयार करना, उनको बनाना, तो इसमें IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का तो कोई काम ही नहीं करेगी DRDO, है ना। तो 3 ऑप्शन में DRDO दिया था, तो तीनों अपन डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में एक ही ऑप्शन बचता है इसरो जो कि अपने रोबोट मतलब अपने मिशन वगैरह भेजता रहा, उपग्रह भेजता रहता, तो इस संदर्भ में उनसे कोलैबोरेट हो सकता है। और किसका, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का, तो ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, तो यहाँ पर ऐसे अपन इसको डील कर सकते थे। इसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन, ये वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संबंधित है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 2 की मिशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर दी स्टेट कि ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो इन्होंने तेलंगाना दिया नहीं, कर्नाटक है यहाँ। और पोचारम वन्य जीव अभ्यारण्य जो तेलंगाना में है, होलोंग पार्क गिब्बन या फिर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो ये असम में, तो ये की ठीक है। बस दूसरे नंबर का ब्रह्मगिरी और पोचारम एक दूसरे के स्टेट चेंज कर दिए थे। इसके बाद में ये 52 नंबर का क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, बट यहाँ पर यदि अपन ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तब भी कभी कभार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेयरिंग गैप, मुझे पता था कि कोलंबिया और पनामा के संदर्भ में कुछ चर्चा में रहा था, है ना, लेकिन ये लिखा है कि कोलंबिया और पनामा को जोड़ना। मैंने यहाँ पर सोचा, क्योंकि देखो कोई भी अगर मान लो एक तरफ ये चीज़ है और एक तरफ बी चीज़ है और यहाँ पर एक गैप है, तो ये दोनों को जोड़ नहीं रहा है, क्या डिस्कनेक्ट कर रहा है, पृथक कर रहा है ना, ये तो दूर कर रहा है उनको। तो मैंने यही सोचा कि ये वर्ड के साथ थोड़ा खेले हैं कोई क्वेश्चन बनाने में, कोलंबिया और पनामा को जोड़ना ही, कोलंबिया और पनामा को पृथक करना, अलग करने के संदर्भ में डेरियन गैप, क्योंकि गैप तो एक दूसरे को दूरी कर रहा है ना, जोड़ थोड़ी ना रहा है। स्थल संधि और जल संधि का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लिया ना, तो इसलिए क्वेश्चन शायद मेरा गलत हो गया है। इसके बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के संदर्भ में। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ करंट की नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन वो मैंने पढ़ी नहीं थी एक्चुअली। भारतीय रेलवे का लक्ष्य जो नेट जीरो एमिशन का है वो कब तक का है, 2030। तो मैंने कहा इतने पास अभी है और हमारे यहाँ पर रेलवे अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, कंडीशन में नहीं है,
तो ऐसे में 2030 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट कैसे डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि हमारा खुद का जो इंडिया का नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो 2070 तक है, ठीक है। तो ये 2030 तक कैसे डिक्लेयर हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसका रॉन्ग किया, बट ये 2030 तक ही है, इसलिए ये क्वेश्चन मतलब ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। और भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, बिल्कुल राइट था, क्योंकि चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया का ही है ना। और भारतीय रेलवे क्षेत्र में 100% डायरेक्ट जो FDI है 100% है, नहीं है अभी, ऐसा नहीं है, शायद 74% तक है, मतलब अभी सीमा है इसकी। इसके बाद में बिम्स्टेक से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया है अपना IMEC से, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। तो इसमें G7 किसने बनाया, है ना। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑप्शन है, विकल्प है, ऐसे करके। इंडिया श्रीलंका बायलैटरल जो ट्रेड वगैरह होता रहता है, डिजिटल और सहयोग जो है अपना, उससे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका ने उसको मान्यता दे दी अपनी UPI को, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सरल बनाने के लिए, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन है डेटा का और जो तेल का, ऐसे करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई डेटा का उपयोग व्यापारिक प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी और व्यक्तिगत सेवाओं के परिचालन के लिए किया जाता है। डेटा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्राथमिक संसाधन बन चुका है, जैसे कि 20वीं सदी में कभी तेल हुआ करता था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की जारी हुई है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट, है ना, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया कि 6वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है भारत, शायद नहीं है ये। और दूसरा, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी, बिल्कुल सही बात थी। और शीर्ष 10 शहरों में भारत के 6 शहर शामिल हैं प्रदूषण के मामले में, तो ये भी आई थिंक राइट है ना। तो फिर इसके बाद में QIPAI इंडस जो क्वांटम कंप्यूटर है उससे संबंधित कि भारत का पहला है, ये मुझे डाउट था थोड़ा, तो मैंने अभी इस पर राइट टिक नहीं किया है, इसको सर्च करना पड़ेगा। फिर एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी थी, या पढ़ी भी हो तो जब मैंने प्री दिया था तो उस समय पढ़ी होगी तो ध्यान नहीं आया मुझे। तो ये 60 क्वेश्चन GS से थे। इसके बाद में आगे के 40 क्वेश्चन CSAT से हैं। CSAT से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यदि मैं थोड़ा दिमाग लगाता तो ये इसका आंसर आराम से निकाल लेता, इसका आंसर 2 है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये इसका कैसे मैं मतलब सॉल्व करूँ, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। फिर इसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो ये हमारे में जो हमारा वाला मतलब शिफ्ट थी उसमें 8 कॉम्प्रीहेंशन आई। 8 कॉम्प्रीहेंशन मतलब 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक के, 16 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के थे, ठीक है। टोटल 40 में से 16 कॉम्प्रीहेंशन। इसके बाद में ये कॉम्प्रीहेंशन की बहुत सिंपल कॉम्प्रीहेंशन थी, शायद मेरी 16 में से 16 ही ठीक होंगी। एक क्वेश्चन पर मुझे डाउट था, वो ये 66 नंबर का। इसके बाद कोई क्वेश्चन पर डाउट नहीं है, सभी ठीक ही है ऑलमोस्ट, है ना। इसके बाद में ये कॉम्प्रीहेंशन है। फिर ये 67 नंबर का क्वेश्चन सिंपल था। 30 सेकंड में 500 मीटर कार चलती है, कार चालक ने शुरू से अंत तक हर 3 सेकंड में एक पत्थर गिराया, तो शुरू से अंत तक चालक ने मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर गिराने के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो मैंने ऐसे निकाल लिया कि 30 सेकंड में 500 मीटर चल रही है, हर 3 सेकंड पे एक बार पत्थर गिरा रहा है, तो 3 सेकंड में एक बार, तो 30 सेकंड में कितने 10 बार पत्थर गिराएगा, 10 बार पत्थर गिराएगा। अगर 10 पत्थर गिरा रहा है 500 मीटर में, तो एक पत्थर कितने मीटर के बीच में गिराएगा, 50 मीटर। तो दोनों के बीच, पहले और दूसरे के बीच मान लो कितना अंतर होगा, 50 मीटर का। तो ऐसे करके, और कोई क्लोज आंसर थे नहीं, तो इसलिए 50 ही निकाल दिया मैंने। तो फिर ये एक था कीबोर्ड के संबंध में कि 1 से 900 तक अगर नंबर टाइप करने हो तो कीबोर्ड पर, तो 7 नंबर का कितनी बार यूज किया जाएगा। तो सिंपल है कि इकाई अंक के स्थान पर कितनी बार, दहाई के स्थान पर कितनी बार, और सैकड़े के स्थान पर। तो ऐसे 280 बार यूज किया जाएगा 7 अंक, है ना 1 से 900 तक गिनती लिखने के लिए। तो ये तो निकल आया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा मैथ आता नहीं है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर ये कॉम्प्रीहेंशन, ओके, ये कॉम्प्रीहेंशन ही है सभी, ये भी। कुछ इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि क्वेश्चन का लेवल आप जज कीजिए कैसा है। मुझे तो लगा कि एवरेज है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे। कुछ कुछ क्वेश्चन निकल नहीं रहे थे मैथ के भी आंसर, है ना, आसानी से। यूँ तो फिर निकल ही आएंगे कि 15 मिनट अगर सॉल्व किया तो फिर निकल आएंगे, लेकिन टाइम मैनेज करने का भी तो रहता है, ठीक है। तो ये आपने देखा टोटल कैसा था टेस्ट आज का।
वो आपने डिस्कस कर ही लिया मेरे साथ में, ठीक है। तो एनालाइज कर लीजिए और अपने अपने जो भी मतलब 11 बजे की शिफ्ट वाले हैं वो अपना आंसर जो मैंने लगाए हैं उतने तो एटलीस्ट टिक कर लीजिए और अपना देख लीजिए कि आप किस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।